हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी? ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस आज से हम एनाटॉमी में एक और नया चैप्टर जो कि है एंडोक्राइनोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर मैं एंडोक्राइनोलॉजी की वेटेज की बात करता हूं तो आपके फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में एंडोक्राइनोलॉजी से 8 से 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना, 5 नंबर का, या यहाँ से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का पूछा जा सकता है। अगर मान लो इस चैप्टर से एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछता है तो चांसेस है कि इस चैप्टर से 2 से 3 एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर की जो फाइनल वेटेज रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 8 से 10 मार्क्स की। ठीक है, तो छोटा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, लेकिन हाईली वेटेज वाला चैप्टर है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि नर्वस सिस्टम आर्थ्रोलॉजी पढ़ाने से पहले आपको मैं क्या पढ़ाऊं, एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ाऊं। इससे क्या होगा, इससे आपको ये लगेगा कि हमने कम समय में ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाईली वेटेज वाला चैप्टर है, इसको हमने कवर कर लिया है। एंडोक्राइनोलॉजी में हम कौन कौन से ग्लैंड पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम टोटल 6 ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। सबसे पहली है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड, है ना। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद पैराथायरॉइड ग्लैंड, है ना, पैराथायरॉइड ग्लैंड, है ना। देन थाइमस, देन पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो इस तरह से एंडोक्राइनोलॉजी की सीरीज में आपको ये 6 ग्लैंड्स को पढ़ना है। ठीक है, इन 6 ग्लैंड में मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ग्लैंड कौन कौन सी है, पिट्यूटरी है, थायराइड है और एड्रिनल ग्लैंड है। मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटी के पिछले साल के पेपर्स को एनालिसिस किया तो मेरे को ये जानने को मिला कि ये 3 ग्लैंड से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप एंडोक्राइनोलॉजी की सीरीज पढ़ना स्टार्ट करो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पिट्यूटरी, थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड को पढ़ लेना है। और इन 3 ग्लैंड के आगे आपको 3 स्टार लगा लेना है ताकि आपको याद रहे कि ये 3 ग्लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पैराथायराइड और थाइमस से भी क्वेश्चन पूछा गया है तो इनको भी आपको कवर कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से एंडोक्राइनोलॉजी की सीरीज बड़ी आसान सी सीरीज है ना, लेकिन हाईली वेटेज वाली ये सीरीज है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान से लेक्चर को देखना है। लेक्चर को देखने के बाद आपको नोट्स को रिवाइज करना है, तो आपका ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, आज के इस लेक्चर में हम पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ाने से पहले जो लोग यूट्यूब पर मेरे लेक्चर देखते हैं तो उनको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर आप मेरे रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है ना। आप जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर आपको सुश्रुत 2.0 बैच मिलेगा, है ना। इस बैच में मैंने अभी तक 70% सिलेबस को पढ़ा दिया है ना। 30% सिलेबस जो बाकी है इसको मैं दिसंबर एंड तक पूरा कवर करा दूंगा। हो सकता है फिजियोलॉजी में थोड़ा और टाइम लगे क्योंकि वहां पर थोड़ा ज्यादा सिलेबस बाकी है, तो फिजियोलॉजी और बाकी सब सब्जेक्ट मिला के अगर देखें तो जनवरी एंड तक हमारा पूरा सुश्रुत 2.0 का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहता है, तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और सुश्रुत 2.0 बैच को चेक करना है अगर आप 2024 2025 बैच के स्टूडेंट है तो। और अगर आप न्यू बैच के स्टूडेंट है यानी कि 2025-26 बैच के स्टूडेंट है तो आपको क्या करना है, सुश्रुत 3.0 इस बैच को चेक करना है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से थोड़ा सा प्रमोशन करते हुए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो आप देखिए डायग्राम में देखिए, ये आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। यहाँ पर आपको डायग्राम में, ठीक है, तो डायग्राम में ये आपको ओवल शेप ग्लैंड दिखाई दे, दिस इज व्हाट, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज also known as हाइपोफाइसिस सेरेब्री। अगर हम इसकी हाइपोफाइसिस सेरेब्री, ठीक है, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर लोकेटेड होती है, सो दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द हाइपोफाइशियल फोसा ऑफ बॉडी ऑफ स्पेनाइडल बोन। ठीक है,
तो आप देखिए है ना, ये क्या है, दिस इज बोन, दिस इज स्फेनॉइड बोन, है ना, स्फेनॉइड बोन, ठीक है। तो इस स्फेनॉइड बोन में आपको ये जो फोसा दिखाई दे रहा है ना, दिस फोसा इज नोन एज सिला टर्सिका विच इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइशियल फोसा, है ना, हाइपोफाइशियल फोसा, ठीक है। तो इस हाइपोफाइशियल फोसा में आपको ओवल शेप्ड ये जो ग्लैंड दिखाई दे रही है, दिस ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अगर हम ये जो सिला टर्सिका या हाइपोफाइशियल फोसा दिखाई दे रहा है, इसके रूफ को देखेंगे, सो द रूफ ऑफ दिस हाइपोफाइशियल फोसा इज फॉर्म्ड बाय डायफ्रामा सेली, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपको फोसा दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपको फोसा दिखाई दे रहा है, so this fossa is roofed by folds of meninges of a brain which is known as diaphragma celli, ठीक है। in between this diaphragma celli is pierced by this stalk like structure, है ना, which is called infundibulum, ठीक है। and this infundibulum क्या करता है, connect the pituitary with थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन इसका पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस सेरेब्री, है ना। लोकेशन की बात करते हैं तो इट इज सिचुएटेड इन द फोसा ऑफ बॉडी ऑफ स्फेनॉइड बोन which is known as सिला टर्सिका या हाइपोफाइशियल फोसा, ठीक है। दिस सिला टर्सिका या हाइपोफाइशियल फोसा is roofed by folds of meninges of a brain which is known as diaphragma celli. In between this diaphragma celli is pierced by infundibulum of pituitary gland and this infundibulum connect pituitary gland with the third ventricle of a brain, ठीक है। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन की बात करें, है ना, अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस की बात करते हैं तो इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज टू regulate secretory activity of all other endocrine gland, ठीक है। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है, सो द मेन फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज टू रेगुलेट secretory activity of all other endocrine gland, that's why this pituitary gland is also known as master gland, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। क्यों, क्योंकि ये बाकी सभी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके सिक्रेशंस को क्या करते हैं, रेगुलेट करती है, दैट्स व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज अ मास्टर ग्लैंड। although pituitary gland is regulating all other gland, है ना, बट इटसेल्फ इट इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है। वैसे तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रही है, बाकी सभी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनके सिक्रेशन को रेगुलेट करती है, लेकिन खुद किसके द्वारा रेगुलेट होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन है किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का। आइए नोट्स में देखिए आप, है ना, नोट्स में देखिए, ठीक है। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस सेरेब्री, है ना। दिस इज अ स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड जिसका वेट कितना होता है, 500 mg, 500 मिलीग्राम, ठीक है। सिचुएटेड इन रिलेशन टू द बेस ऑफ अ ब्रेन इन द फोसा ऑफ स्फेनॉइडल बोन विच इज नोन एज सिला टर्सिका और हाइपोफाइशियल फोसा, ठीक है। इट इज ऑफन कॉल्ड मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, क्यों, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ हार्मोन विच कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ मेनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो बाकी अदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो किसके द्वारा रेगुलेट होती है, रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट्स व्हाई दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। चलिए अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया है ना उस डायग्राम में, दिस ग्लैंड इज सिचुएटेड इन हाइपोफाइशियल फोसा और सिला टर्सिका और पिट्यूटरी फोसा, है ना, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, विच इज प्रेजेंट इन
बॉडी ऑफ स्फेनॉइड बोन, है ना, बॉडी ऑफ स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन, ठीक है। दिस फोसा इज रूफ्ड बाय डायफ्रामा सेली, मैंने आपको बताया था ये जो फोसा है तो ये किससे रूफ होता है, दिस इज रूफ्ड बाय डायफ्रामा सेली, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है ना। एंड दिस डायफ्रामा सेली इज pierced बाय स्टाक ऑफ दिस पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दिस स्टाक इज नोन एज इन्फेंटिबुलम, और ये इन्फेंटिबुलम क्या करता है, इस पिट्यूटरी को थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन से कनेक्ट करता है। तब देखिए यहाँ पे द स्टाक ऑफ हाइपोफाइसिस सेरेब्री pierces द डायफ्रामा सेली, है ना, एंड इज अटैच्ड एबो टू द फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। तो क्या होता है, द स्टाक यानी कि इन्फेंटिबुलम जो होता है किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो क्या करता है, इस डायफ्रामा सेली को पियर्स करता है एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को ये स्टाक क्या करता है, थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन से कनेक्ट करता है, ठीक है। चलिए अगर हम इसके शेप की बात करें तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड ओवल शेप की होती है। मेजरमेंट की बात करें तो एंटेरो पोस्टेरियरली इट इज 8 mm एंड ट्रांसवर्सली इट इज 12 mm, और इसका वेट की बात करते हैं तो 500 मिलीग्राम इसका वेट होता है, ठीक है। तो इस तरह से, है ना, इस तरह से ट्रांसवर्सली इसका कितना वेट होता है, कितनी लेंथ होती है, 12 mm, है ना, और एंटेरो पोस्टेरियरली देखेंगे तो इट इज 8 mm इन लेंथ, ठीक। चलिए ठीक है, ठीक। चलिए अगर हम इसके रिलेशंस की बात करते हैं ना, हाँ चलिए अब इसके रिलेशंस की बात करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के सुपेरियरली आपको क्या क्या स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, तो आपको एक तो यहाँ पे डायफ्रामा सेली दिखाई देगा जो कि मैंने आपको बताया था अभी, है ना। फिर आपको यहाँ पे ऑप्टिक कियास्मा एंड देन ट्यूबरसिनेरियम। ट्यूबरसिनेरियम क्या होता है, ट्यूबरसिनेरियम इज द फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन एंड लास्ट में क्या होता है, दिस थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। तो इस तरह से 4 स्ट्रक्चर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के सुपेरियरली पाए जाएंगे। कौन कौन से, डायफ्रामा सेली, है ना, ऑप्टिक कियास्मा, ट्यूबरसिनेरियम एंड इन्फेंटिबुलर रिसेस ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। तो आप डायग्राम में देखिए, है ना, अब इस डायग्राम में देखिए, हाँ ठीक है। तो ये आपको क्या दिखाई दे रही है, दिस इज हाइपोफाइसिस या पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। हाँ तो इसके सुपेरियरली देखिए, इसके सुपेरियरली आपको देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्टिक कियास्मा। दूसरा स्ट्रक्चर आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, है ना। इसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई देगा ट्यूबरसिनेरियम, और चौथा दिखाई देगा यहाँ पे डायफ्रामा सेली, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इसके सुपेरियरली ये 4 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके इन्फीरियरली अगर हम बात करते हैं ना, अगर हम इसके इन्फीरियरली बात करें तो इन्फीरियरली यहाँ पर देखिए ये है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके इन्फीरियरली देखिए आपको यहाँ पे स्फेनॉइडल साइनस दिखाई दे रहा है ना। इसके अलावा दिस फोसा विच इज नोन एज हाइपोफाइजल फोसा। तो इस तरह से ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके इन्फीरियरली एक तो क्या है, हाइपोफाइजल फोसा, और दूसरा क्या है पे स्फेनॉइडल साइनस, ठीक है। हाँ और इसके बाद इसके आइट साइड देखें, है ना, साइड बाय साइड देखें तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, कैवर्नस साइनस एंड कैवर्नस साइनस में जितने भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका क्या है, रिलेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन्फीरियरली हाइपोफाइशियल फोसा एंड स्फेनॉइडल एयर साइनस मैंने आपको ऊपर डायग्राम में दिखाया था, और साइड बाय साइड देखिए यहाँ पे कैवर्नस साइनस एंड इट्स कंटेंट, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। हाँ तो अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स की बात करें तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटेरियर पार्ट एंड पोस्टेरियर पार्ट, ठीक है। अगर हम एंटेरियर पार्ट की बात करते हैं तो एंटेरियर पार्ट इज नोन एज एडिनोहाइपोफाइसिस एंड पोस्टेरियर पार्ट इज नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस, है ना, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। एंड दिस 2 पार्ट एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं, है ना। दिस टू पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्टिंक्ट विथ ईच अदर, किस किस में, तो डेवलपमेंट में भी, है ना, डेवलपमेंट में भी ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड होते हैं, है ना, स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी, है ना, और क्या हो जाएगा, फंक्शन में भी, ठीक है। सो दिस बोथ द पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड distinct with each other in development as well as in structure and as well as in function। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एडिनो हाइपोफाइसिस जो होती है वो कहाँ से डेवलप होती है, डेवलप एज एन अपवर्ड ग्रोथ कॉल्ड रेथेस पाउच फ्रॉम द एक्टोडर्मल रूफ ऑफ द स्टोमोडियम, ठीक है। अभी यहाँ पे हम डिटेल में इसके डेवलपमेंट में नहीं जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे जो लाइन दी गई इसको आप याद कर लो, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, ठीक। उसके बाद देखिए न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात करते हैं तो इट डेवलप एज एन डाउनवर्ड ग्रोथ फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द डाइनसेफेलॉन
एंड इज कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस बाय न्यूरल पाथवे। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों पार्ट जो होते हैं डेवलपमेंट में भी क्या है, डिफरेंशिएटेड है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, इसके अलावा इनके स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि अगर हम एडिनो हाइपोफाइसिस की बात करें है ना, तो एडिनो हाइपोफाइसिस की अगर हम बात करते हैं तो एडिनो हाइपोफाइसिस में आपको यहाँ पे टोटल 3 लोब दिखाई देंगे, है ना। ये देखिए एंटेरियर, ये आपको एंटेरियरली आपको जो दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज एंटेरियर लोब विच इज आल्सो नोन एज पार्स डिस्टलिस, है ना। फिर उसके बाद आपको जो थिन स्ट्रिप दिखाई दे रही है ना, उसके बाद है ना, उसके बाद आपको ये जो थिन स्ट्रिप दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज इंटरमीडिएट लोब या पास इंटरमीडिया, एंड दिस पास इंटरमीडिया is separated from this anterior lobe with the help of this cleft, and this cleft is known as interglandular cleft। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपको ये जो एंटेरियर लोब का एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है ना, इस एंटेरियर लोब का जो एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है, दिस एक्सटेंशन ऑफ एंटेरियर लोब which is also forming the part of infundibulum, this is known as pars tuberalis। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक क्या दिखाई देता है, पार्स डिस्टलिस एंटेरियर लोब, है ना। दूसरा आपको यहाँ पर क्या दिखाई देता है, इंटरमीडिएट लोब यानी कि पास इंटरमीडिएट, और तीसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है पास ट्यूबरैलिस। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। एक तो यहाँ पर दिखाई देगा क्या, पार्स पोस्टीरियर, है ना, पार्स पोस्टीरियर, दिस इज द पार्स पोस्टीरियर। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है आपको इनफंडिबुलम, और तीसरा स्ट्रक्चर दिखाई देता है आपको यहाँ पे मीडियन एमिनेंस। ठीक है, दिस इज इनफंडिबुलम एंड दिस इज मीडियन एमिनेंस। ठीक, चलिए, तो इस तरह से इन स्ट्रक्चर ऑल्सो दोनों पार्ट क्या करते हैं, एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, फंक्शन में भी ये दोनों पार्ट क्या होते हैं, अलग अलग है। ठीक है, फंक्शन हम कहाँ पर पढ़ेंगे डिटेल में, तो फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, वहाँ पर हम डिटेल में इनके फंक्शन को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे, है ना, आप देखिए यहाँ पे नोट्स में देखिए एडिनो हाइपोफाइसिस, इसमें आपको 3 लोब पाए जाते हैं। एंटेरियर लोब विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस, दूसरा होता है इंटरमीडिएट लोब विच इज आल्सो नोन एज पास इंटरमीडिया, है ना, and this pars intermedia separated from the anterior lobe with the help of this cleft which is also known as intraglandular cleft, है ना। उसके बाद यहाँ पे एक और पार्ट होता है which is known as pars tuberalis which is the upward extension of the anterior lobe which is also forming the part of the infundibulum। ठीक है, चलिए, उसके बाद न्यूरोहाइपोफाइसिस में यहाँ पे 3 पार्ट पाए जाते हैं, कौन कौन से, पोस्टेरियर लोब which is also known as neural lobe या pars posterior and infundibular stem और median eminence, ये 3 स्ट्रक्चर आपको न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टेरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, फिर हम बात करते हैं इसके आर्टेरियल सप्लाई की, है ना। तो आप इस डायग्राम में देखिए, है ना, इस डायग्राम में देखिए। ठीक है, तो आर्टेरियल सप्लाई जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, वो किसके द्वारा होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज सप्लाइड बाय ब्रांच ऑफ कैरोटिड आर्टरी। कौन कौन सी, तो पहले यहाँ पर है सुपेरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी और दूसरी यहाँ पर क्या है, inferior hypophyseal artery and these both artery are the branch of a carotid artery। ठीक है, इसके अलावा है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यहाँ पे जनरेट होता है, सो दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन बाय हाइपोफाइशियल वेन, कहाँ पर ले जाती है वेन, कैवर्नस साइनस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जनरेट हो रहा है उसको ले जाती है। ठीक है, चलिए, उसके बाद है ना, उसके बाद इसके हम क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो हाइपोफाइशियल इनलार्जमेंट, हाइपोफाइशियल इनलार्जमेंट क्या होता है, सो इनलार्जमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज हाइपोफाइशियल इनलार्जमेंट। क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, देखिए क्या होता है, जैसे कि हमने पहले बोला था कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, इज द मास्टर ग्लैंड, यानी कि ये क्या करती है, बाकी जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको रेगुलेट करती है। तो जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड क्या कर रही है, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज नहीं कर रही है, जितना थायरोक्सिन हार्मोन चाहिए बॉडी को उतना थायरोक्सिन हार्मोन को क्या कर रही है, ये रिलीज नहीं कर रही है। तो ये थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी, जिस कारण पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, अपने नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, इतने नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ा देती है ना, इतना नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ा देती है जिससे ये जो हाइपोफाइशियल इनलार्जमेंट है ये पिट्यूटरी ट्यूमर में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से
इस तरह से बाकी ग्लैंड को रेगुलेट करती है ये, है ना। अगर मान लो बाकी सारी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट किसको पड़ेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी टू सिक्रेट टीएसएच, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। प्रॉब्लम इसमें है, लेकिन है ना, प्रॉब्लम इसमें है क्यों, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज नहीं कर रहा है। ठीक है, अब बॉडी को क्या चाहिए, थायरोक्सिन हार्मोन चाहिए। एक प्रकार से क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक होगा, थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगी, और थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगी तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी टू सिक्रेट टीएसएच, है ना। तो इस तरह से अपने नंबर को बढ़ाती है फॉर द सिक्रेशन ऑफ टीएसएच। ठीक है, तो अगर मान लो ज़्यादा ही नंबर ऑफ सेल में इंक्रीमेंट हो जाता है तो कभी कभी ये पिट्यूटरी ट्यूमर को भी क्रिएट कर देती है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आज का हमारा जो लेक्चर था वो टोटली किस पर था, पिट्यूटरी ग्लैंड पर था। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।